हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 हिंदी गंगा का अध्याय 2 क्यों लिखूं। इस अध्याय को हम स्लाइड के माध्यम से आसान भाषा में समझेंगे और इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को अच्छे से समझेंगे। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगे तो टीना मैम के लिए एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बच्चों, बिना देर के शुरू करते हैं। क्यों लिखूं। लेखक की परेशानी क्या है और लेखक क्यों परेशान है। तो उनके पास दो छात्राएं होती है, एक अमिता और नमिता, और दोनों चाहती है कि लेखक हमारे लिए एक एक निबंध लिखे, है ना। तो अमिता की क्या फरमाइश होती है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। अमिता का विषय होता है दूर के ढोल सुहावने होते हैं और नमिता का विषय है, दूसरा विषय समाज सुधार। तो लेखक सोचता है कि इन दोनों पर आखिर क्या लिखूं, इन दोनों निबंध पर क्या लिखूं। तो चलिए अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो अब लेखक सोच में पड़ जाता है कि इन दोनों विषय पर आखिर लिखूं तो क्या लिखूं और कैसे लिखूं। उसके दिमाग में कोई खास बात नहीं आ रही थी। लेखक को कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था कि हम कैसे लिखें और क्या लिखें, इसलिए वह परेशान हो जाता है। तो चलिए अब हम दूसरी बिंदु को देखते हैं। गार्डनर क्या कहते हैं। गार्डनर भी लेखक का नाम है। गार्डनर क्या कहते हैं, गार्डनर के क्या विचार है, उसके बारे में वो लेखक सोचने लगता है। अब यहाँ लेखक गार्डनर की बात को याद कर रहा है। तो गार्डनर कहते हैं कि जब मन में उत्साह और अच्छे विचार हो तो लिखना आसान होता है ना। अब वो लेखक के मन में क्या आ रहा है कि गार्डनर क्या कह रहे हैं यहाँ कि मन में अच्छे विचार, उत्साह हो तो क्या लिखना आसान होता है। आप कोई भी काम करना आसान होता है। खुश है आप, आपका मन अच्छा है तो आपको पढ़ने में मन करता है या कोई काम में मन लगता है। अगर वही अंदर से दुखी है या कोई बात को लेकर परेशान है तो ना कोई अच्छा विचार आएगा, ना कुछ काम करने में मन लगेगा, कुछ नहीं होगा, है ना। तो लेखक के साथ भी यही हो रहा था। लेकिन लेखक के मन में उस समय कोई खास विचार नहीं आ रहा था। कैसे आएगा, वो तो पहले ही परेशान था ना। लेखक तो पहले ही परेशान है कि बाप रे, हमको 2 निबंध लिखना है, मेरे पास समय भी नहीं है, ऐसा वैसा लेखक सोच के परेशान हो रहा है ना। तो उसके मन में कोई खास विचार आ नहीं रहा था, इसलिए वह परेशान हो रहा था। तो लेकिन लेखक की परेशानी यह थी कि उस समय उसके मन में कोई खास विचार क्यों नहीं आ रहा था और यह कुछ बात वो सोच भी नहीं रहा था। क्यों कि वो यही सोचे जा रहा था आखिर निबंध शुरू करूं तो कैसे करूं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बिंदु 3 को देख लेते हैं। अब हम लोग बिंदु 3 में देखेंगे अच्छा निबंध कैसे होता है। अच्छा निबंध कैसा होता है। लेखक सोचता है कि आखिर अच्छा निबंध किसे कहते हैं। लेखक यहाँ ये भी सोच रहे हैं कि अच्छा निबंध किसे कहते हैं और कैसा होता है। वह कई किताबें पढ़ता है, उसे पता चलता है कि अच्छे निबंध में अच्छी बातें और अच्छी भाषा दोनों जरूरी है। यहाँ लेखक ये भी सोचे जा रहे हैं कि अच्छा निबंध किसे कहते हैं। इसका पता लगाने के लिए वह कई किताबें पढ़ता है और उस किताब में समझता भी है कि अच्छे निबंध के लिए अच्छी बातें होना ही काफी नहीं है ना। लेखक ये भी सोच रहे हैं कि अच्छी किताब या अच्छा निबंध लिखने के लिए, कुछ भी करने के लिए सिर्फ अच्छी बातें काफी नहीं है। उसको अपनी भाषा में, अपने सरल तरीके से, अपनी सरल भाषा में उसको समझाए या निबंध लिखे तो वही अच्छा होगा। अब चलिए हम पॉइंट 4 को देखते हैं, निबंध लिखने का तरीका। अब यहाँ लेखक अब निबंध लिखने का तरीका ढूंढ रहा है और वो क्या क्या तरीका है इसको हम लोग समझते हैं। पहले तो निबंध लिखने का सोच रहा है कि विषय से जुड़ी बातें होनी चाहिए। मतलब जो भी विषय वस्तु है जिस पर हमको निबंध लिखना है उससे ही जुड़ी बात होना चाहिए। और उसके बाद पहले क्या लिखना है, सबसे पहले हमें क्या लिखना है और बीच में क्या लिखना है और बाद में क्या लिखना है, पहले इसका तय करना होगा। तो विद्वान कहते हैं कि पहले विषय से जुड़ी बातें सोचो और इकट्ठी करो। जो पहले के जो विद्वान जो चले गए हुए हैं उनकी सोच क्या थी, पहले वो क्या बोल रहे थे कि विषय से जुड़ी हुई बातें होनी चाहिए, उसके बारे में सोचो और उसको इकट्ठी करो। फिर तय करो कि पहले क्या लिखना है और बाद में क्या लिखना है। फिर इसका भी तय करना है कि पहले क्या लिखना है, बीच में क्या लिखना है और बाद में क्या लिखे। लेकिन लेखक के पास इतना समय नहीं है, इसलिए वह अपने अनुभव से लिखने लगता है। बच्चों, विद्वानों के अनुसार निबंध लिखने का एक तरीका होता है। जितने भी विद्वान गए हैं सबके अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग सोच है ना। तो अब सभी बच्चे पढ़ने में एक जैसे नहीं होते, सबका पढ़ने का अलग अलग तरीका है।
कोई भी काम करने का सभी इंसान का अलग अलग तरीका होता है, उसी तरह विद्वानों के भी लेख लिखने का या कोई निबंध लिखने का अलग अलग उनका अपना तरीका होता था। लेकिन यहाँ पे लेखक को इतना समय नहीं था, इसलिए वह ज्यादा तैयारी करने के बजाय क्या करता है, वो अपने अनुभव और सोच के आधार पर वो लिखना शुरू कर देता है। 5 में आते हैं हम लोग, शीर्षक और भाषा। शीर्षक और भाषा का मतलब हो गया कि कोई भी निबंध लिख रहे हैं तो उसका क्या नाम होना चाहिए, है ना। तो लेखक सोचता है कि निबंध का नाम यानी शीर्षक रखना भी आसान नहीं है, कि कोई भी निबंध है, कोई भी निबंध लिख रहे हैं तो उसका नाम रखना, कोई भी नाम रखना इतना आसान नहीं, उसके बारे में भी निबंध के अनुसार उसका नाम होना चाहिए, उससे जुड़ी हुई होनी चाहिए, तो वो भी लेखक को आसान नहीं लग रहा है। हर लेखक का लिखने का अपना तरीका होता है, हर लेखक का लिखने का अपना अपना तरीका होता है, इसलिए लेखक भी अपनी स्वाभाविक भाषा में लिखना चाहता है। इसलिए लेखक भी क्या चाह रहा है कि जो विद्वान चले गए या किताबी भाषा हो उसको हम देखकर हम उसमें नहीं लिखे, हम जो भी निबंध लिखे जैसे लिखे वो उसमें मेरी अपनी स्वाभाविक सोच होनी चाहिए, उसमें अपनी भाषा होनी चाहिए। इसलिए लेखक भी चाहता है जिस तरह स्वाभाविक रूप से, जिस तरह से वो सोचता है और बोलता है उसी तरह से उनको लिखना अच्छा लग रहा है और लिख भी रहे हैं। अब चलिए पॉइंट 6 को देखते हैं हम लोग, सरल भाषा क्यों। अब यहाँ देखिए, यहाँ सरल मतलब आसान ही भाषा क्यों, कठिन भाषा क्यों नहीं, है ना। तो अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं। यहाँ लेखक क्या कह रहे हैं, लेखक कहता है कि निबंध की भाषा आसान और साफ होनी चाहिए। एकदम जाहिर सी बात है, मान लिया कोई किताब में ही देखते होइएगा, एनसीईआरटी का ही बुक देख लीजिए या कहीं कहीं दिखने को मिल जाता है कि कोई कोई ऐसी भाषा कठिन शब्द होता है जिसको देखने के लिए हम लोग गूगल में जाते हैं, सर्च करते हैं, तो वहां पे उसका अर्थ हम लोग देखते हैं, समझ ही में नहीं आता है। अगर पूरा किताब को वैसे ही अगर लिख दिया जाए, छाप दिया जाए, तो बच्चे ना उसको सही से पढ़ पाएंगे और ना समझ पाएंगे। अब हम ही लोग का देख लीजिए, हम टीचर का कि अगर हम लोग वीडियो बना रहे हैं तो हम लोग की क्या कोशिश होती है कि जितनी आसान से आसान भाषा में आप लोग को समझाए, पढ़ाए और समझाए, ताकि बच्चे आसानी से समझ जाए और उसको अच्छे से मन लगा के पढ़े, है ना। तो उसके बाद ऐसी भाषा हो जिसे पढ़कर बच्चे और सामान्य लोग भी आसानी से समझ सके। मतलब लेखक यहाँ ये भी चाह रहे हैं कि ऐसी भाषा में हम लिखें जिसको बच्चे पढ़े या बूढ़े पढ़े या जवान पढ़े, कोई भी लोग पढ़े तो उसको आसानी से वो समझ जाए, उनको कठिनाई नहीं हो। इसलिए वह कठिन और बनावटी शब्दों के बजाय सरल भाषा इस्तेमाल करता है। इसलिए लेखक यहाँ क्या कर रहा है कि कठिन और बनावटी भाषा से, मतलब उसको छोड़ के क्या कर रहा है, अपनी भाषा को वो इस्तेमाल करता है। तो आइए बच्चों हम लोग बिंदु 7 को देख लेते हैं, मानतेन से प्रेरणा। अब देखिए, लेखक तो इससे पहले गार्डन कैसा लेखक है, उनके विचार कैसे है, उनके लिखने की शैली कैसी है, उसको उनको वो याद करते हैं। अब यहाँ पे वो मानतेन से प्रेरणा ले रहे हैं। लेखक को मानतेन की लिखने की शैली बहुत पसंद है। मानतेन अपने जीवन के अनुभव और विचारों को सरल तरीके से लिखते थे। लेखक भी उसी तरह अपने मन की बात सरल ढंग से लिखना चाहता है। तो कहने का अर्थ यह है कि अब लेखक को मानतेन की लेखन शैली याद आ रही है। पहले तो उनको गार्डन की याद आ रही थी, अब उनको मानतेन की याद आ रही है। मानतेन क्या है, वो बहुत ही अपने जीवन का जो अनुभव था और जो विचार थे उनको वो अपने सरल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से लिखते थे। लेखक को उनका यह तरीका बहुत पसंद है, इसलिए लेखक भी चाहता है कि वो अपने मन की बात और अनुभव सरल और स्वाभाविक ढंग से लिखे। अब चलिए, अब हम लोग बिंदु 8 को देख लेते हैं, अमीर खुसरो का उदाहरण। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि लेखक सिर्फ दूसरों को याद करते जा रहे हैं और दूसरों का ही उदाहरण लेते जा रहे हैं, लेकिन उनको तो खुद में वो पहले सोचने का कोशिश किया है, अपने विचार को ढूंढने का कोशिश किया, लेकिन उनका कोई नया विचार आया नहीं। तो हम लोग को भी देखते हैं कि हम लोग को अगर कुछ करना रहता है, कुछ अच्छा काम करना रहता है या कुछ जीवन में आगे बढ़ना रहता है, तो हम लोग किन से प्रेरणा लेते हैं। हम लोग जो महान महान व्यक्ति जो गुजर गए हैं, तो हम लोग उन्हीं से प्रेरणा लेते हैं ना। तो लेखक यहाँ, जो भी लेखक है जो चले गए हैं अच्छे काम करके, जिनके निबंध अच्छे हैं, जिनकी सोच अच्छी है, जिनके विचार अच्छे हैं, उसी को क्या कर रहे हैं लेखक, वहां पे वही लोग का उदाहरण ले रहे हैं, प्रेरणा ले रहे हैं और उनको याद कर रहे हैं। तो अब वो अमीर खुसरो के उदाहरण ले रहे हैं, ठीक है। तो लेखक को अमीर खुसरो की एक घटना याद आती है। उनसे अलग अलग विषयों पर कविता सुनाने को कहा गया। खुसरो ने अपनी बुद्धि से सभी विषय को एक ही कविता में जोड़ दिया। यह बात लेखक को बहुत अच्छी लगती है।
तो कहने का अर्थ यह है कि अब लेखक को अमीर खुसरो की एक घटना याद आती है। कौन सी घटना? कि अमीर खुसरो एक बार कहीं जा रहे होते हैं तो उनको बहुत जोरों की प्यास लगती है, तो वो एक कुएं के पास चले जाते हैं जहां 4 औरतें पानी भर रही होती है। तो उनसे वो पानी पिलाने का अनुरोध करते हैं, तो औरतें पानी पिलाती है, लेकिन वो क्या बोलती हैं कि हम लोग के सभी के अलग अलग विषय हैं, लेकिन उन विषयों पर आपको एक कविता बनानी है। तो अमीर खुसरो वहां क्या करते हैं, अपनी बुद्धिमानी से उन चारों विषय को जोड़कर एक ही कविता बना देते हैं, एक ही कविता में जोड़ देते हैं। पहली औरत की क्या विषय है? खीर है, दूसरी का चरखा है, और तीसरे का कुत्ता है, और चौथी का ढोल है। तो इन चारों विषय को जोड़कर एक कविता बना देते हैं अमीर खुसरो। कौन सी कविता है? खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा। खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा। तो देखिए यहाँ कितने मजेदार तरीके से वो अपने बुद्धिमानी से इन चारों विषयों को जोड़कर वो एक ही कविता में जोड़ देते हैं और बना देते हैं। ठीक है, तो लेखक को यह खुसरो की जो यह बात है वह बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए अब हम लोग बिंदु 9 को देख लेते हैं। बिंदु 9 में हम लोग देखेंगे लेखक को उपाय मिल गया। अब देखिए, अब यही सब देखकर क्या होता है, लेखक को उपाय मिल जाता है। लेखक सोचता है कि जब खुसरो 4 विषयों को जोड़ सकते हैं तो मैं 2 विषयों को क्यों नहीं जोड़ सकता। अब उसकी समस्या हल हो जाती है। वह दोनों विषय को जोड़कर निबंध लिखना शुरू करता है। तो कहने का अर्थ यह है कि लेखक क्या सोच रहे हैं? सोच रहे हैं कि जब खुसरो 4 विषय को जोड़कर एक कविता बना सकते हैं, तो मैं 2 विषय को जोड़कर 2 निबंध को जोड़कर एक निबंध क्यों नहीं बना सकता। बस लेखक को यही सोच के उनको अपना उपाय मिल जाता है। तो उनका पहला विषय क्या है? दूर के ढोल सुहावने होते हैं, और दूसरा समाज सुधार। तो दोनों विषय को जोड़कर आपस में क्या करते हैं, लेखक अपने अनुभव से, अपनी सोच से, अपनी विचार से और अपने शब्द को लेकर वो निबंध लिखना शुरू कर देते हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग बिंदु 10 को देख लेंगे। दूर के ढोल सुहावने होते हैं। इसका आसान अर्थ है, जो चीज हमसे दूर होती है वो हमें ज्यादा अच्छी लगती है। जैसे दूर से ढोल की आवाज बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब हम ढोल के पास जाते हैं तो आवाज उतनी अच्छी नहीं लगती। इसलिए दूर की चीज हमेशा उतनी अच्छी नहीं होती जितनी हमें दिखाई देती है। तो कहने का अर्थ यह है कि इस चित्र में भी दर्शा दिया गया है कि ये जो व्यक्ति है, इससे दूरी पे इस ढोल को रखा गया है, और इसमें से जो आवाजें आ रही है, जो धुन आ रहा है, तो इस व्यक्ति को अच्छी लग रही है क्योंकि इसका मन प्रसन्न दिख रहा है। दूसरे चित्र में देख सकते हैं कि इस व्यक्ति के पास में इसको ढोल रखा गया है, और इसमें से जो आ रही है, तो इस चित्र देखने से पता चल रहा है कि ये आवाज इस व्यक्ति को सुनने से परेशानी हो रही है। ढोल की आवाज एक ही है, तो इस व्यक्ति को ये आवाज खुश कर रही है, और इस व्यक्ति को ये आवाज क्या कर रही है, परेशान कर रही है। तो इसका अर्थ यही हुआ कि जो चीज हमसे दूर होती है वह हमें ज्यादा अच्छी लगती है। जैसे बच्चों, दूर से ढोल की आवाज सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब हम ढोल के बिल्कुल पास चले जाते हैं तो वही आवाज बहुत तेज और परेशान करने वाली लग सकती है। इसी तरह कई बार दूर की चीजें हमें बहुत अच्छी दिखाई देती है, लेकिन पास जाकर उसकी असलियत पता चलती है। कई बार देखिएगा कि दूसरों की चीज हमें अच्छी लगती है, दूसरों को देख उनका कोई भी चीज देख के अच्छा लगता है कि हाँ चलिए उसके पास कितना पैसा है, तो उसके पास ये है वो है, सारी सुख सुविधाएं है। लेकिन अगर उसके पास में जाते हैं तब उसकी असलियत और सच्चाई पता चलती है कि उसके जीवन में ये जो दिख रहा है वो पूरा सच्चाई नहीं है। इसके जीवन में कुछ ना कुछ और भी है जो इसके लिए अच्छी नहीं है। तो चलिए अब हम लोग बिंदु 11 को देख लेते हैं। दूसरों का जीवन हमें अच्छा क्यों लगता है। अब यहाँ लेखक ये भी कह रहे हैं, दूसरों का जीवन हमें अच्छा क्यों लगता है। तो हम अक्सर सोचते हैं कि दूसरे लोग हमसे ज्यादा खुश है, लेकिन हमें उनकी परेशानियां दिखाई नहीं देती। जब हम उनके करीब जाते हैं तब उनकी असली समस्याएं पता चलती है। इसलिए केवल देखकर किसी के जीवन को अच्छा नहीं मानना चाहिए। चित्र में भी दिखाया गया है कि इसको दूर से देखिएगा तो इसका जीवन अच्छा लग रहा है ना। हम ये सोच रहे हैं कि इसका जीवन कितना अच्छा है, ये कितना खुश दिख रहा है, ये सैर कर रहा है, घूम रहा है, लेकिन
उसके जब भीतर जाइएगा, उनकी परेशानियों को देखिएगा, उनके करीब जाइएगा, तब आपको पता चलेगा कि नहीं, इनके भी जीवन में कहीं ना कहीं परेशानियां हैं। तो चलिए अब हम लोग अगले बिंदु को देख लेते हैं, बिंदु 12। बिंदु 12 को अब हम लोग पढ़ेंगे, युवा और बूढ़े लोग। तो लेखक यहाँ पे युवा और बूढ़े लोग की बात कर रहे हैं, है ना। युवा सोचते हैं आगे का समय बहुत अच्छा होगा। युवा क्या सोच रहे हैं कि आगे का समय बहुत अच्छा होगा। बूढ़े लोग सोचते हैं हमारा पुराना समय बहुत अच्छा था। यानी युवा भविष्य को और बूढ़े अतीत को अच्छा मानते हैं। दोनों को दूर का समय अपने वर्तमान से अच्छा लगता है। देखिए यहाँ चित्र में भी दर्शा दिया गया है कि आप ही जैसे ये भी स्टूडेंट दिख रहे हैं, पढ़ने लिखने वाले, तो ये लग रहा है कि अपने भविष्य को सोच के ये बहुत खुश हो रहा है। भविष्य में ये क्या सोच रहा होगा, यही ना कि हाँ हम बहुत मेहनत करके पढ़ाई करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे और आगे चल के कामयाब होंगे, उसके बाद में बहुत सारा पैसा कमाएंगे, फिर मेरे पास बंगला होगा, गाड़ी होगा, मेरे पास सारी सुख सुविधाएं होंगी। फिर उसके बाद में ये भी सोच रहा होगा कि मेरी शादी जो होगी वो एक बहुत अच्छी लड़की और सुंदर लड़की से होगी, समझदार लड़की से होगी। यही सब ये ख्वाब संजो रहा है ना, यही सब ये सपना देख रहा है, तो यही सोचकर इसको अच्छा लग रहा है। लेकिन यहीं पे ये बूढ़े को देखिए तो इसको अपना अतीत सोच रहा है कि हम जब अपने अतीत में थे तो कैसे थे, उस समय सुंदर थे, जवान थे, स्वस्थ थे, हम जो चाहते थे वो हम कर लेते थे, जो चाहते थे वो खा पी लेते थे। लेकिन आज के समय में वो नहीं है, तो वो पहले के ही समय को वो सोचकर खुश हो रहे हैं। लेकिन सच यह नहीं है, यानी युवा को भविष्य अच्छा लग रहा है और बूढ़े को अतीत अच्छा लग रहा है। तो दोनों का अपना वर्तमान उतना अच्छा नहीं लगता जितना दूर का समय अच्छा लगता है। तो जाहिर सी बात है, युवा जो सोच रहे हैं कि हाँ हम आगे जाएंगे तो भविष्य में मेरे ये होगा, वो होगा, मेरे पास पैसे होंगे, गाड़ी होगी, सब होगा, लेकिन फिर भी उसके साथ कहीं ना कहीं उसको कुछ ना कुछ वो परेशानी में होगा, चाहे कुछ ना कुछ वो अपने सोच रहा होगा जो कि उसका वर्तमान उतना अच्छा नहीं लगेगा। और बूढ़े भी जो है तो वो अपने पिछले अतीत के बारे में सोच के खुश तो हो रहे हैं कि हाँ ये था, वो था, हम सुंदर थे, जवान थे, स्वस्थ थे। लेकिन जब वो अपने पिछले अतीत में रहे होंगे तो शायद जितना सोच के उनको खुशी मिल रही है उतना वो खुश नहीं रहे होंगे। ठीक है, तो आइए बच्चों हम लोग बिंदु 13 को देख लेंगे। अब लेखक दूसरे विषय यानी समाज सुधार की बात करता है। समाज में समय के साथ कई बुराइयां और गलत प्रथाएं आ जाती है। उन्हें दूर करने के लिए समाज में सुधार करना पड़ता है। इसी को समाज सुधारक कहते हैं। तो समाज में समय के साथ कई तरह की बुराइयां और गलत परंपराएं आ जाती है। पहले के समाज में देख लीजिए, पहले क्या होता था, सती प्रथा और उसी तरह अंधविश्वास, मतलब बहुत अंधविश्वास से लोग जुड़े हुए थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया है तो कितनी प्रथाएं समाप्त हुई है और उसके बाद में कितना लोग का पढ़े लिखे हो गए, जागरूक हो गए, तो अंधविश्वास पे भी अब उतना भरोसा नहीं करते हैं। तो जब इन बुराइयों को दूर करने और समाज को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाता है तो उसे समाज सुधार कहते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग बिंदु 14 को देख लेते हैं, समाज सुधारकों का काम। अब समाज तो अपने आप सुधरा नहीं होगा। बुद्ध, महावीर, कबीर और गुरु नानक ने लोगों को सही रास्ता दिखाया। ठीक है, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद और महात्मा गांधी ने भी समाज की बुराइयां को दूर करने का प्रयास किया। इनके कारण समाज में नई सोच और जागरूकता आई। तो कहने का अर्थ यह है कि बुद्ध, महावीर, कबीर और गुरु नानक जैसे लोग ने क्या किया, इस समाज को सही रास्ता दिखाया और जो भी गलत सोचते थे, अंधविश्वास पे भरोसा करते थे और गलत प्रथाएं पे विश्वास रखते थे, उन सब के सोच को खत्म किया और उनका विरोध किया। बाद में राजा राम मोहन राय भी आए, स्वामी दयानंद और महात्मा गांधी जैसे लोग भी आए जो समाज की कितनी सारी बुराइयां थी उसको क्या किए, वो दूर करने का प्रयास किए। इन लोगों ने समाज में एक नई सोच और क्या जागरूकता पैदा की। अब आइए बच्चों हम लोग बिंदु 15 को देख लेते हैं। बिंदु 15 में है, समाज हमेशा बदलता रहता है। अब वहां तो समाज सुधारने का प्रयास किया गया है, कितने महान लोग आए और समाज सुधारने का प्रयास किया और समाज सुधारे भी। लेकिन समाज हमेशा क्या होता है, बदलता भी रहता है। समाज कभी एक जैसा नहीं रहता। समय के साथ नई समस्याएं आती है, फिर लोगों ने उन समस्याओं को दूर करने के लिए नए विचार लाते हैं। इसी तरह समाज धीरे धीरे आगे बढ़ता है।
तो यहाँ कहने का अर्थ ये है कि बच्चों समाज कभी भी एक जैसा नहीं रहता है, कभी भी एक जैसा रहता है नहीं रहता है। पहले के लोग कुछ और थे, पहले के समाज कुछ और थे, बीच का कुछ और गया है और आज का हम लोग जो है वो कुछ और है। तो समय बदलता रहता है, लोगों की जरूरतें और समस्याएं भी बदलती रहती है। पहले के जमाने में था कि लोग बैलगाड़ी से ही क्या करते थे, सफर कर लेते थे, उसी को वो आसान मानते थे, पैदल चलते थे लेकिन उससे तो आसान उनको बैलगाड़ी ही लगता था। लेकिन आज के डेट में हम लोग को बैलगाड़ी पे बैठा दिया जाएगा तो हम लोग बैठेंगे नहीं बैठेंगे, भले नहीं जाना पसंद करेंगे लेकिन बैलगाड़ी पे नहीं बैठेंगे। तो आज के डेट में क्या हुआ है, कितनी सारी यात्राएं करने के लिए कितनी सारी गाड़ियां उपलब्ध हो गई है, हवाई जहाज उपलब्ध करा दिया गया है, जो कि 10 घंटा का अगर सफर करना है तो उसको 1 ही घंटा में लोग तय कर ले रहा है। तो ये क्या है, ये इसको दूर करने के लिए लोग नया विचार अपनाया है, नया तरीका अपनाया, तभी तो समाज बदला है। इसी तरह समाज धीरे धीरे बदलता है और आगे बढ़ता है। अब चलिए अब हम लोग बिंदु 16 को देख लेते हैं। बिंदु 16 में लेखक क्या बताना चाहता है। अब बिंदु 16 में क्या है कि लेखक क्या बताना चाह रहे हैं। लेखक तो इस पाठ में हमें बहुत सारी बातें बताई हैं, तो उसमें वो क्या बातें बताना चाह रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ भी इस चित्र में आप देख सकते हैं, किताबों से ज्ञान, जीवन से अनुभव और मन की सोच। तो इसमें हम लोग देखते हैं लेखक कहना चाहता है कि अच्छा निबंध केवल किताब पढ़कर नहीं लिखा जा सकता, उसके लिए अपना ज्ञान, अनुभव और सोच भी जरूरी है। सबसे जरूरी है कि हम अपनी बात सरल और स्वाभाविक भाषा में कहें। तो यहाँ कहने का अर्थ है कि इस चित्र में हम बताए हैं कि किताबों से ज्ञान, कोई भी निबंध, कोई भी कहानी लिखेंगे तो हमको किताब से ज्ञान अगर लेंगे, उसको लिखेंगे तो वो बहुत ही कठिन हो जाएगा, जो कि बच्चे ना उसको ठीक से पढ़ पाएंगे और ना ही समझ पाएंगे। तो किताबी ज्ञान से ही और किताब के ही शब्द को अगर हम लोग प्रयोग करेंगे तो काम नहीं चलेगा। तो इसीलिए लेखक यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं कि कोई भी अगर निबंध लिखे या कोई भी काम करे तो उसमें अपना ज्ञान शामिल होना चाहिए, अपना अनुभव शामिल होना चाहिए और अपनी मन की सोच शामिल होनी चाहिए। और उस काम को उस कोई काम करे या कोई निबंध ही लिखे तो उसके शब्द कितने आसान से आसान और सरल से सरल भाषा में उसका हम उपयोग करेंगे कि बच्चे या बूढ़े कोई भी हो उसको आसानी से पढ़ सके और उसको समझ सके। अब आइए बच्चों, हम लोग बिंदु 17 को देख लेते हैं। बिंदु 17 में है पाठ की खास बात। अब ये जो पाठ है, उस पूरे पाठ में क्या क्या खास बातें बताई गई है और कही गई है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यह पाठ केवल ज्ञान देने वाला नहीं है, बल्कि हंसाते हुए समझाता है। लेखक ने गार्डनर, मानतेन, शेक्सपियर और अमीर खुसरो के उदाहरण दिए हैं, इसलिए पाठ पढ़ने में मजेदार लगता है। तो कहने का अर्थ यह है कि इस पाठ की सबसे खास बात यह है कि लेखक ने हमें बात हंसाते और मजेदार तरीके से समझाई है। पहले अगर आप लोग बुक खोलिएगा और इस पाठ को देखिएगा तो देखते कहीं ना कहीं मन में होता है कि बाप रे, ये तो पाठ बहुत हार्ड लग रहा है, बहुत कठिन लग रहा है, इसको ना हम अच्छा से पढ़ पाएंगे ना अच्छा से समझ पाएंगे। लेकिन जब आप पूरे पाठ को पढ़िएगा और समझिएगा तो वो अच्छा से पढ़ भी पाइएगा, समझ भी पाइएगा और आपको पढ़ते पढ़ते में मजेदार भी लगेंगे, है ना। तो लेखक इसको क्या अपने भाषा में और अपने विचारों से इस पाठ को लिखे हैं कि मतलब बच्चे आसान से आसान तरीके से समझ जाए और पूरे वो भी मजेदार तरीके से। इसी वजह से यह पाठ केवल ज्ञान देने वाला नहीं है, बल्कि पढ़ने में मजेदार भी लगता है। तो चलिए अब हम लोग बिंदु 18 को देख लेंगे। बिंदु 18 में है पूरे पाठ की सीख। अब तो हमने पूरा पाठ पढ़ लिया, पूरे पाठ का अध्ययन कर लिया, समझ गए, लेकिन ये पूरा पाठ हमको क्या सीख दे रहा है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हमें किसी चीज को सिर्फ दूर से देखकर अच्छा नहीं मानना चाहिए। किसी भी बात को समझने के लिए उसकी सच्चाई जानना जरूरी है और अच्छा लिखने के लिए अपनी सोच, अनुभव और सरल भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। तो कहने का अर्थ यह है बच्चों कि पूरे पाठ से हमें 3 बड़ी बातें सीखने को मिलती है ना। पहली बात कि किसी चीज को केवल दूर से देखकर अच्छा नहीं मानना चाहिए, बताया भी है, समझाया भी है आप लोग को। उसके जब नजदीक जाइएगा, उसके पास में जाइएगा, तब आपको पता चलेगा कि उसकी असलियत क्या है, उसमें खामियां क्या है, उसमें अच्छाई क्या है, उसमें बुराई क्या है। जब उसके पास में जाइएगा तभी आपको पता चलेगा।
दूसरी बात, किसी व्यक्ति या चीज की असली सच्चाई जानने के लिए उसे अच्छी तरह समझना जरूरी है। किसी भी व्यक्ति को या किसी भी चीज को आप एकाएक नहीं कह सकते हैं कि वो गलत है तो गलत है, और ये भी नहीं कह सकते हैं कि वो सही है तो सही है। तीसरी बात, अच्छा लिखने के लिए केवल किताबों का ज्ञान ही नहीं बल्कि अपनी सोच, अनुभव और सरल भाषा भी जरूरी है। कहने का मतलब कि कोई भी लेख लिखिए, यहाँ लेखक बता भी रहे हैं कि कोई भी निबंध लिखिए तो उसमें किताबी भाषा का ज्ञान जरूरी नहीं है। सिर्फ किताब की भाषा का प्रयोग करेंगे तो वो बच्चा को पढ़ना इतना बोरिंग लगेगा, इतना हार्ड लगेगा कि वो पढ़ना ही नहीं चाहेगा। तो उसमें जितना आप अपनी भाषा में सरल से सरल तरीके से उस निबंध को लिखिएगा तो बच्चे उसको आसानी से पढ़ सकेंगे और समझ सकेंगे, क्योंकि अब उसमें अपना अनुभव है, अपना ज्ञान है और अपनी भाषा है। यही इस पूरे पाठ की सबसे महत्वपूर्ण सीख है। तो बच्चों, आपको ये पाठ कैसा लगा? हम तो अपना पूरा तरीका अपनाए, जैसे यहाँ पे ये लेखक अपना रहे हैं कि कितना सरल से सरल तरीका में बच्चों के पास इसको भेजे और उनको पढ़ाए और समझाए। तो उसमें हमने भी कोशिश किया है कि कितना इसको आसान से आसान तरीका से आपको समझाए और समझाए भी है। तो आपको कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर आप लोग लिखिएगा, और अपने मैम के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो अपनी टीना मैम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।